सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। कई सारे स्टूडेंट की जो है कमेंट आ रही है कि सर व्यष्टि सांख्यिकी, इन सब की जो है हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, एग्ज़ाम आने वाले और अभी तक हमने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है वो सीबीएसई के अंदर क्लास 11th में है, ठीक है। और आप जो भी अदर बोर्ड के हैं सीबीएसई को छोड़कर, आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, कोई भी राजस्थान बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है दुनिया का सीबीएसई को छोड़कर, किसी भी स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी ये बुक 12वीं में होगी, क्लास 12th में, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सबके लिए है, चाहे आप सीबीएसई के हैं चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, आपको ये क्वेश्चन जो है पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ आपको ज़रा ध्यान से समझनी है। हम पहले जो है फिक्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिना इनके जो है गुजारा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये आपने जो है 3 तरीके की समस्याएं होती हैं, जिसके अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा होगा क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है जी। क्या, कैसे और किसके लिए, ये जो टॉपिक है ना, ये आपका 3 नंबर का फिक्स टॉपिक है। एग्ज़ाम के अंदर जो है 3 नंबर में ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको जो है सबसे पहले पढ़ के जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम है उत्पादन संभावना वक्र, जिसको आप पीपीसी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। ये जो है एक फिक्स टॉपिक है एग्ज़ाम के अंदर। इसके अंदर आपको भाई इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या मान्यताएं होती है, ठीक है। एंड इसका जो आकृति होती है वो किस तरीके की होती है, इसकी आकृति वैसी ही क्यों होती है, इसके क्या रीज़न है। ये भाई एक फिक्स टॉपिक है। अर्थ, विशेषताएं, मान्यताएं, आकृति क्यों होती है, कैसे होती है, एंड इसके खिसकाव के कारण कब जो है ये राइट वर्ड, कब जो है ये लेफ्ट वर्ड खिसकता है। पीपीसी के ऊपर अर्थ, विशेषताएं, मान्यताएं, आकृति, खिसकाव, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप ये 2 टॉपिक घोल कर आप पी जाइए। तो सबसे पहला हो गया केंद्रीय समस्याएं, दूसरा हो गया आपका उत्पादन संभावना वक्र। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है टॉपिक का जो नाम है वो है आपका उपभोक्ता का संतुलन। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है उपभोक्ता का संतुलन। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उपभोक्ता का संतुलन 2 अप्रोचेस से निकलता है। पहला जो अप्रोच होता है उसको हम कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस। और दूसरा जो अप्रोच होती है उसको हम कहते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण, ठीक है। और तटस्थता वक्र के 3 नाम होते हैं। तटस्थता कह लीजिए, अंधिमान कह लीजिए, ठीक है, या उदासीनता कह लीजिए, उदासीनता वक्र विश्लेषण। ये इसी के ही नाम है, आपकी बुक में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। उपयोगिता विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र को मैंने बोला अंधिमान, उदासीनता, ये सब इसी के नाम है। इन दोनों अप्रोचेस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलता है कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। इसके अंदर क्या होता है, 2 तरीके की सिचुएशन होती है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो कैसे संतुलन में आएगा, और जब 2 वस्तु का उपभोग कर रहा है तो कैसे संतुलन में आएगा।
और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें केवल दो वस्तु की स्थिति होती है, इसमें एक वस्तु की स्थिति नहीं होती है। अब या तो क्वेश्चन उपयोगिता विश्लेषण पे, अब वो एक वस्तु का भी हो सकता है, वो दो वस्तु का भी हो सकता है, या वो अनादिमान पे, लेकिन इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिक्स है, फिक्स, ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकालते हैं? उपयोगिता विश्लेषण से और तटस्थता वक्र विश्लेषण से। ये आपको जो है भाई आना ही चाहिए, बिना इसके आपका जो है ये कह सकते हो गुजारा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, मैं अभी आपको पहले फिक्स टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, बिना इसके जो है कोई वो नहीं है। अगला जो टॉपिक है आपका, ये है आपका मांग में परिवर्तन वर्सेस मांग की मात्रा में परिवर्तन। ये जो एक टॉपिक है फिक्स है भाई मांग वाले चैप्टर में, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे जिसके अंदर 4 वर्ड होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर एक 2 वर्ड इसमें होते हैं, 2 वर्ड होते हैं। मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होती है, मांग में कमी क्या होती है, ये चारों वर्ड आप इसमें पढ़ेंगे। मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन, कर्व में कब खिसकाव होता है, ठीक है, कर्व पर कब संचालन होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये भाई एक फिक्स टॉपिक है, फिक्स। मांग में आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी, खिसकाव, संचालन, ये सब कैसे होते हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको जो पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की कीमत लोच लिखा है, एक होता है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, वो अलग टॉपिक है, यह मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, या मांग की लोच भी कह सकते हो, ठीक है, कीमत लोच लिख लीजिए या लोच लिख लीजिए, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो भाई ये लोच को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं, ये आपको जो है टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मांग के ऊपर प्रतिशत विधि से आएगा ही आएगा, कि भाई प्रतिशत विधि से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे कि भाई P1 निकाल, Q1 निकाल, ठीक है, ED निकाल, Q0 निकाल, P0 निकाल, कुछ भी निकालने के लिए ये एग्ज़ाम के अंदर जो है आ सकता है। तो ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपको पढ़ना है, ये आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कहते हैं परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम। परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, इसका अर्थ तालिका चित्र, ठीक है, इसकी सहायता से आपको समझाना है। इसी को मेरे भाई, ये कई सारे नाम बदल के आ जाता है, इसी को भाई एक साधन के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपात के इसको आप जो है क्या कहते हैं, ये भी आप इसको कह सकते हो परिवर्ती साधन के
प्रतिफल का नियम, ये भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये इसके कई सारे नाम होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक साधन का प्रतिफल, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल, परिवर्ती साधन का प्रतिफल, ये सब एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये 6 नंबर का फिक्स है, एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो लागत और आगम है, लागत और आगम, ये इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब कि टीसी, एसी, एमसी, ये सब कैसे निकाले जाते हैं, ये एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैसे लागत वाले क्वेश्चनों को, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फिक्स है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं। मैं आपको जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ फिक्स है भाई, एक वो को सबसे पहले पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये फिक्स है, फिक्स आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल, बट ये न्यूमेरिकल आपको निकालना आना चाहिए, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है ना कि ये न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन प्रतिशत विधि का न्यूमेरिकल फिक्स है, आएगा ही आएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 एंड 7 एंड 9, ये तो आपको करना ही करना है, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए। अच्छा जी, अब क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है उत्पादक का संतुलन। ठीक है, उत्पादक का संतुलन, उत्पादक का जो संतुलन होता है, किस उत्पादक का जो संतुलन होता है वो निकलता है, इस विधि को कहते हैं एम आर और एम सी विधि। तो उत्पादक का संतुलन एम आर और एम सी विधि से किस तरीके से निकलता है? अर्थ तालिका वक्र, ये कैसे बनता है? ठीक है, और उत्पादक के संतुलन का न्यूमेरिकल भी होता है। तो कुछ भी आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। उत्पादक, या तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जी एम आर और एम सी विधि से, ठीक है, ये एम सी हमारे वाला नहीं है, एम सी का मतलब होता है यहाँ पर सीमांत लागत। ठीक है, कहीं अपने वाले एम सी और उस पर आ जाओ। एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू और उसका मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से उत्पादक का संतुलन किस तरीके से निकलता है वो आपको जो है यहाँ पर बताना है। तालिका से अर्थ बताना है, वक्र पूरा एग्जाम्पल से इसको समझाना है। ये भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी आता है उत्पादक के संतुलन का, इसके लेकिन बहुत कम चांस है, किस्मत खराब है। मोस्टली अर्थ तालिका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक है जी। एंड ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है ना मैंने, मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन, देखो मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो या तो मांग से क्वेश्चन आएगा या पूर्ति से। तो मैं यहाँ पे पूर्ति में भी यही टॉपिक है, पूर्ति में परिवर्तन वर्सेस पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो या तो मांग से क्वेश्चन आएगा या पूर्ति से। पूर्ति में भी विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी, खिसकाव, संचालन, ये सब चीज़ें आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको मांग का नियम और पूर्ति का नियम पता है तो मैं बार बार यहाँ पे जो है अलग से कुछ यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे या तो मांग से आएगा या पूर्ति से आएगा, प्रतिशत विधि से। सेम यही चीज़ें, जो चीज़ें मांग वाले चैप्टर में है वही सब चीज़ें पूर्ति वाले चैप्टर के अंदर भी है। ठीक है, तो या तो आपको मांग से पढ़ना है या पूर्ति से, तो एक आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन या मांग से आएगा या पूर्ति से, दोनों से नहीं आएगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको जो पढ़ना है ये भी भाई फिक्स है, फिक्स। ठीक है, फिक्स टॉपिक क्या है? बाजार वाले चैप्टर से हमको ये समझना है। बाजार वाला जो चैप्टर है वो है आपका सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, सिर्फ अभी जो है CBSE की अगर हम बात करें
तो पूर्ण प्रतियोगिता आ रहा है, ठीक है। बाकी जो अदर है आपको भाई सारे बाजार पढ़ना है, बाजार में सब कुछ 4 बाजार में से एक बाजार के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीबीएसई को सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है, सीबीएसई को सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है, बार बार कह रहा हूँ। इसके अंदर टॉपिक क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि कीमत का जो निर्धारण है ना वो कैसे होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है। या तो ये आने का है इससे पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत निर्धारण कैसे होता है, या अगर ये नहीं आया तो भाई जब मांग और पूर्ति वक्र में, मांग और पूर्ति वक्र में जब खिसकाव होता है, ठीक है, मांग और पूर्ति वक्र में खिसकाव का संतुलन कीमत व मात्रा पर प्रभाव, जब मांग में पूर्ति में या दोनों में जब खिसकाव होता है तो इससे कर्व किस तरीके से शिफ्ट होते हैं, या तो भाई ये आना है इसके ऊपर, या एक इसके अंदर टॉपिक है उच्चतम कीमत व न्यूनतम कीमत, उच्चतम कीमत व न्यूनतम कीमत। इसमें क्या है, इसमें अर्थ और इसका चित्र और इसके प्रभाव, ये जो 3 मैंने बताए ना, इस 3 में से कोई एक आएगा, ठीक है, सीबीएसई की बता रहा हूँ। और जो अदर स्टेट के हैं उनको भाई एकाधिकार, एकाधिकारी, कल्पाधिकार सारे बाजार पढ़ने हैं। 4 बाजार में से एक बाजार तो फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपको सारे बाजार पढ़ने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये 3 में से एक आएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति में जब खिसकाव होता है तो उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत क्या होती है, इसको अर्थ, चित्र और इसके प्रभाव बताने हैं। जिस भी स्टूडेंट को बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, वो ये पढ़ के जा सकता है कि और जहाँ जहाँ मैंने फिक्स लिखा है वो तो सबसे पहला क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है जी। पीपीसी है, फिक्स तो सारे ही हैं, लेकिन फिक्स में से भी जो फिक्स हैं आप ये समझ लीजिए। ये 10 क्वेश्चन तो हो गए ऐसे जो कि आने ही आने, बिना इसके व्यष्टि में कोई गुजारा है ही नहीं। अब मैं आपको इसी व्यष्टि के अंदर ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि क्या है, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। अब और भी तो क्वेश्चन आएंगे, यही थोड़ी ना यही आएंगे, लेकिन उसमें से वो जो 10 है ना, उसमें से आप ये समझ लीजिए, आपसे किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई तो 7 से 8 क्वेश्चन उसमें से आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, 7 से 8, इस बात की गारंटी है, श्योरिटी। बाकी के जो क्वेश्चन है और जो और अच्छा पढ़ना चाहते हैं और स्कोर करना चाहते हैं, थोड़े अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भाई इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का जो नाम है क्या कहते हैं, टॉपिक का जो नाम है सबसे पहला, इसको कहते हैं सकारात्मक व आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण। ये जो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या होती है ये आपको समझना है, इसके ऊपर डिफरेंस आता है, ठीक है। सकारात्मक और आदर्शात्मक को आपकी बुक में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, इसका कई सारे नाम होते हैं। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये 3 नंबर में डिफरेंस आता है बहुत बारी, तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़कर जाएंगे। इसके अलावा आपको जो टॉपिक पढ़ना है अवसर लागत व सीमांत अवसर लागत, ये जो है भाई ये इसमें अर्थ आ सकता है, इसमें अंतर आ सकता है, इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है, इनके चित्र, इनकी तालिका, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा, पूरी इकोनॉमिक्स ये समझ लीजिए इसी के ऊपर बेस है। अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत, ये जो है क्या होती है, इंडिविजुअली भी आपको समझना है, इसका अर्थ चित्र तालिका एंड सीमांत अवसर लागत का अर्थ चित्र तालिका, और इन दोनों में आपस में क्या अंतर होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हरासमान सीमांत
उपयोगिता, हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है जी, हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम, इसका अर्थ, इसका उदाहरण एंड इसकी जो है तालिका, ये आपको जो है भाई पढ़ना है। हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। इसके कई सारे नाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको जो है समझना है कि ये जो है क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये आपको पढ़ना है तटस्थता वक्र जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है इसके 3 नाम होते हैं, अनादिमान और उदासीनता। इसका जो है आपको अर्थ पढ़ना है, और इसकी जो है आपको विशेषताएं पढ़नी हैं, ठीक है। अर्थ और विशेषताएं तटस्थता वक्र की, इसी को उदासीनता कहते हैं और इसी को अनादिमान भी कहते हैं, ये आपको पढ़ना है जी। ये भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग आपको जो पढ़ना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको जो पढ़ना है, मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या क्वेश्चन आना है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, देखो इकोनॉमिक्स में जो है ना सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं, जैसे टीयू और एमयू, ठीक है, ये हो गया एक टॉपिक। ऐसे ही टीपी और एमपी, ठीक है, टीयू एमयू, टीपी एमपी, टीआर एमआर, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप टीसी एमसी ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एक तो हो गया भाई आपका ये, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है एपी, एक होता है एमपी, एक होता है एआर, एक होता है एमआर, एक होता है एसी, एक होता है एमसी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कहते हैं एयू, ऐसा कुछ होता है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है नहीं एयू, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एयू और एंड एमयू। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसमें क्या आना है आपका एग्ज़ाम में, इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एसी और एमसी, ठीक है, एंड टीयू और एमयू, एंड आपका जो है क्या कहते हैं टीपी और एमपी, ठीक है। ये आपको इसमें क्या आना है, इसके ऊपर संबंध आना है, संबंध। ये मैंने 4 इधर लिख दिए, 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। इस 8 में से गारंटीड है संबंध के ऊपर क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, और ये सब ना एक जैसे होते हैं, आपको बस एक पढ़ना है चारों हो जाएंगे, एक पढ़ना है चारों हो जाएंगे। आप चाहे अपनी बुक से भी देख सकते हैं, एक पढ़ोगे ये सब में एक जैसे ही लिखा होगा कि जब टीयू बढ़ती दर से बढ़ता है एमयू बढ़ता है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा होगा, यहाँ भी ऐसे ही लिखा हुआ होगा। तो एक पढ़ोगे आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये फिक्स है, एग्ज़ाम के अंदर जो है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है भाई, ये है एसी एमसी एवीसी, ठीक है, एसी एमसी और एवीसी। एवीसी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एसी और एमसी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फ़िलहाल। एसी और एमसी जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। इसकी जो आकृति होती है ना, यू आकृति की होती है, तो ये यू आकृति के क्यों बनता है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, ठीक है। इसके ऊपर इनमें अंतर भी आ सकता है, चित्र भी आ सकता है। तो ये लागत के अंदर ये जो 2 लागतें हैं ना, एसी और एमसी, ये यू आकृति के क्यों बनते हैं, इनमें क्या संबंध होता है, इसमें अंतर क्या है, और इसका चित्र
एग्ज़ाम के अंदर जो है आता ही आता है। तो ये आपको जो है समझना है, कॉस्ट और उनके बीच में रिलेशनशिप। उसके बाद आपको जो अगला वो पढ़ना है, उसके बाद आपको जो अगला पढ़ना है 6 एंड 7वां हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 7वां हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है इसका अर्थ आपको पढ़ना है और इसकी जो है विशेषताएं आपको जो है पढ़कर जानी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको जो पढ़ना है वह आपको पढ़ना है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मांग की लोच, ठीक है। अब मैं यहाँ मांग भी लिख रहा हूँ या पूर्ति भी लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही टॉपिक है। मांग और पूर्ति की लोच की क्या है, श्रेणियाँ और इसी को कोटियाँ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा लोचदार, बेलोचदार, कम लोचदार, ज़्यादा लोचदार, इकाई के बराबर, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ED इज इक्वल टू 0, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ED इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1 एंड ED इक्वल टू 1, ये 5 तरीके की कोटियाँ होती हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मांग में भी है, पूर्ति में भी है, चाहे 1 नंबर का है लेकिन क्वेश्चन इस पर आएगा ज़रूर। लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार क्या होती है कि इसका कर्व कैसे बनता है, ये आपको आना ही चाहिए। जिसको बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं वो इन टॉपिक्स को क्या कर सकता है, वो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकता है उन 10 क्वेश्चनों के अलावा, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ लिया, आपका गारंटी है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपको स्कोर करने से 40/40 कोई भी नहीं रोक सकता। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसकी भी ज़रूरत बहुत सारे स्टूडेंट को है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।